हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड की, जिस पर हम एक वीडियो पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड को हम कैसे काम में लेते हैं वो बताया है। इन इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक नई कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जो कि है अनबाउंडेड सोल्यूशन पर, कि हमारा फिजिबल सोल्यूशन अनबाउंडेड कब होगा, उसके लिए हमें फिजिबल सोल्यूशन किस टाइप का मिलेगा। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को काम में लेंगे, जो कि नेट जून 2011 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ग्राफिकल मेथड का, तो आपको आई टैब पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारी ये जो कांस्टेंट दी गई होती है, इनको हम इक्वल टू के साइन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू का जो साइन है, इसको हटाकर हम सिर्फ किसका साइन रख लेते हैं, इक्वल टू का साइन रख लेते हैं। तो सेकंड है हमारा x2 माइनस 2x1 लेस देन इक्वल टू के साइन को हटा देंगे और ओनली कौन सा साइन रखेंगे, इक्वल टू का साइन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसको हम इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये सभी बातें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। 2x1/10 इक्वल टू 1। तो x1/10 प्लस यहाँ पे 2 क्या कर देगा, 10 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो हम ये माइनस इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि हमें इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और स्टूडेंट, इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है, वैसे तो हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आप बता देती हूँ। तो इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, अगर हमारा x1 और x2 दो एक्सिस लें, तो x1/a प्लस x2/b इक्वल टू 1, ये हमारा इंटरसेक्ट फॉर्म होता है, जो कि x1 को तो a पॉइंट पर कट करता है और x2 को b पॉइंट पर कट करता है। तो हम इस फॉर्म में इन दोनों इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी सबसे पहले हम 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। माइनस का 2x1/10 इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 इसको 5 टाइम कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा x2/10। यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म में प्लस होता है। ये 5 टाइम कट करेगा, तो माइनस को हम 5 के साथ लिख देते हैं, इक्वल टू 1। तो दोनों ही इक्वेशन को हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमारा फिजिबल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो देखेंगे। और सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक एक्सिस हमने x1 ले लिया और एक लाइन पर हमने x2 एक्सिस ले लिया। ये हमारा कौन सा हो गया, ओरिजिन हो गया 0 0 पॉइंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट x1 को कहाँ कट करेगी, 10 पर कट करेगी, क्योंकि x1 का अंतःखंड कितना है, 10 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा 10 पॉइंट है, 10,0। इसको हमने a पॉइंट नाम दे दिया। और ये इक्वेशन फर्स्ट x2 को कौन से पॉइंट पर कट करेगी, -5 पर। तो ये हमारा नेगेटिव x2 पॉइंट है, और हमने मान लिया कि ये कौन सा पॉइंट है, हमारा -5 पॉइंट है। तो इसको हमने नाम दे दिया b। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ कर ली। अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के रीजन पर, कि इसका रीजन कौन सा होगा, अर्थात यहाँ पे ओरिजिन के साइड में होगा या फिर ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें कॉन्स्टेंट दी गई होती है उनसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इन कॉन्स्टेंट में रख देंगे। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में रख देंगे। अगर ओरिजिन हमारा इस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है तो इसका रीजन किस साइड होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, अदरवाइज ओरिजिन के अपोजिट में होगा। तो रखते हैं। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट की, तो इसमें हम ओरिजिन पॉइंट रख देंगे, x1 की जगह 0 रखेंगे, x2 की जगह 0 रखेंगे। तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0, लेस देन इक्वल टू 10। तो यही कंडीशन सही है, 0 10 से छोटा ही तो होता है। तो मतलब यहाँ पे 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इस लाइन का जो रीजन है इक्वेशन फर्स्ट का, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो इस लाइन का जो रीजन है वो किस साइड में होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा।
अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि x1 x2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो इसका जो रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब इस लाइन के इधर वाला रीजन हो जाएगा। तो जहाँ तक ये लाइन जाती रहेगी उसके इधर की साइड वाला रीजन हमारा इक्वेशन फर्स्ट का रीजन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड की। तो इक्वेशन सेकंड ये रही। तो इक्वेशन सेकंड x2 को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, 10 पॉइंट पर। तो ये रहा हमारा x2 एक्सिस, और हमने ये मान लिया ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 10 पॉइंट है, और इसको हमने नाम दे दिया C पॉइंट। और x1 को किस पॉइंट पर कट कर रही है, -5 पर। तो ये रहा हमारा x1 एक्सिस, और जिसको हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है हमारा -5 पॉइंट है, और इसको हमने नाम दे दिया D पॉइंट। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको तिरछा कर दिया ताकि ये पॉइंट ना कटे, बाकी ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का रीजन डिसाइड करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड ये रहा हमारा जो कांस्टेंट है इक्वेशन सेकंड का। तो यहाँ पे हम ओरिजिन पॉइंट रखे तो 0 -0 0, और ये क्या साइन है, लेस देन साइन है, और यहाँ पे 10। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 10 से छोटा होता है। तो मतलब यहाँ पे जो ओरिजिन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ओरिजिन की तरफ वाला मिलेगा, ना कि ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर मान लो हमें यहाँ पे ये वाला रीजन ना मिलके ये मिल जाए, कंडीशन हमारी 0 ग्रेटर देन 10 मिल जाती। क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है। मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वो इस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो उस कंडीशन में जो हमारा रीजन है वो कौन सा मिलता, अपोजिट डायरेक्शन वाला रीजन मिलता। जबकि हमें यहाँ पे जो ओरिजिन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रीजन कौन सा लिया है, ओरिजिन की साइड वाला लिया है। तो जहाँ तक ये लाइन जाएगी उसके इधर इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा किसका, इक्वेशन सेकंड का। और चूंकि यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट काम में लेंगे। जो हमारा जो रीजन होगा वो ओनली कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। और फिजिबल सॉल्यूशन क्यों क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन होती हैं उनका जो कॉमन रीजन होता है वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए इस लाइन के जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो इस पार्ट वाला सॉल्यूशन है भाई, इधर की साइड जाएगा। ये जो लाइन है इसके इधर की साइड वाला सॉल्यूशन तो इस लाइन का है, और इस लाइन के इधर वाला सॉल्यूशन क्या है, इस लाइन का है। तो मतलब जो रीजन होगा जो इन दोनों लाइन के बीच में होगा भाई, इसका सॉल्यूशन इस साइड है, इसका सॉल्यूशन इस साइड है। तो जो कॉमन रीजन हो गया वो ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लाइन के इधर इधर, और इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और इस लाइन के इधर। ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, अर्थात दोनों इक्वेशन से जो हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, जो कॉमन रीजन मिल रहा है, जो एरिया है वो यही तो होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें ए, एक ओरिजिन पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट मिल गया सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे देखें तो हमें यहाँ पे क्या कोई बाउंड्री लगी हुई है कि ये जो रीजन एरिया है ये कहाँ तक जाएगा, आगे कोई बाउंड्री नहीं है हमारे पास भाई। इस साइड तो है कि जो ये इक्वेशन ये लाइन जाएगी इसके इधर इधर आता रहेगा, और आगे ये जो लाइन जाएगी इसके इधर आता रहेगा इस साइड। तो मतलब ये रीजन तो हमारे पास है कि इन दोनों लाइनों के बीच में चलेगा, पर ये कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब जो ये फिजिबल सॉल्यूशन है वो कैसा मिला हमें, अनबाउंडेड मिला। अब देखिए यहाँ पे बात आती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, कि जो हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है x1 + x2 यहाँ पे किस टाइप का है, मैक्सिमम का है। मतलब हमें बड़ा सा बड़ा चाहिए था, यहाँ पे हमें कितने भी पॉइंट मिले जो उनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आए, उन पॉइंट पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वही हमारा ऑप्टिमल वैल्यू होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए, ओ और सी। तो यहाँ पे तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो x1 + x2 है तो यहाँ पे 10 + 0, तो यहाँ पे z की वैल्यू है 10। इस पर है 0 + 0, तो इस पर z की वैल्यू है 0, और इस सी पॉइंट पर z की वैल्यू क्या है, 10 + 0 मतलब 10। अब इनके अलावा जो भी पॉइंट मिलेंगे उन पे हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है x1 + x2, यहाँ तक तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है स्टूडेंट, 10 मिली है। एक तो इस वाले पॉइंट पर और एक इस पॉइंट सी पर।
मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक तो कितनी मिली है, 10 मिली है। अब हम बात करें क्या हमें जो ये हमारा रीजन है इसमें आगे 10 से ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है तो उस केस में हम बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है इस रीजन की, ये रीजन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखें कि इससे आगे चाहे कितने भी पॉइंट मिले उस पर वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 10 हो जाएगा और हमारा बाउंडेड सॉल्यूशन आ जाएगा उस केस में। तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूशन यहाँ तक तो मिल चुका है 10। अब इसके आगे जैसे हम और पॉइंट ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लो कि हमें कोई ये पॉइंट मिल जाए बाउंड्री का, तो इस पॉइंट पर जो x2 की वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी और इधर की बात करें तो x1 की वैल्यू भी बढ़ी होगी। जैसे जैसे हमारे पॉइंट बढ़ते जाएंगे जो ऑप्टिमल वैल्यूज के, यहाँ पे जैसे और पॉइंट मिले, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोई भी मिले, यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलेगा, आगे काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी बाउंड्री नहीं है, तो उन पॉइंट पर x1 की वैल्यू भी इससे 10 से ज़्यादा होगी और x2 की वैल्यू भी यहाँ पे 10 से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये लाइन बढ़ेगी x1 x2 की वैल्यू बढ़ती जाएंगी और हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, सम दिया गया x1 प्लस x2। तो जैसे जैसे x1 x2 की वैल्यू बढ़ेगी उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब वो सम 10 से ज़्यादा होगा ही होगा। तो हम अब यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जेड की वो क्या होगी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा नेट जून 2011 में आया हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, अनबाउंडेड होगा, या फिर जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था अनबाउंडेड का, तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो गया, अनबाउंडेड वाला राइट हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिजिबल रीजन को देखते हुए हम बाउंडेड और अनबाउंडेड सॉल्यूशन का पता करेंगे कि हमें कुछ ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है या फिर हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर ली कि हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सम दिया गया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। अगर मान लो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम दे दे, क्या दे दे, मिनिमम दे दो। मान लीजिए क्वेश्चन हमें ऐसा दिया गया है मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, मैं बस माइनर चेंज कर रही हूँ, ये माइनर चेंज ही एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम ना होकर ये क्वेश्चन फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक छोटे से कंसेप्ट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ना देकर स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिया मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, और यहाँ पे ये क्वेश्चन समथिंग गेट एग्जाम में आया हुआ है, ईयर तो मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 2014 है या फिर कुछ है, छोड़ दीजिए आप इसको, छोड़िए ईयर को छोड़िए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम ना देकर क्या दे दिया, मान लो मिनिमम दे दिया, आपको क्या दे दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम दे दिया। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व किया और आपने यहाँ पे रीजन डिसाइड कर लिया, अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया, ये हमारा रीजन मिल गया, हमें नहीं पता ये रीजन कहाँ तक जा रहा है, इतना तो आपको हमने कर लिया। अब बात आती है हमारे ऑप्टिमल वैल्यू की, देखें कि क्या इसका सॉल्यूशन हमें अनबाउंडेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मान लो चाहिए रीजन कितना भी बड़ा हो, हमें तो अनबाउंडेड तभी डिसाइड करेंगे ना मिनिमम वैल्यू को देखकर इसकी, कि भाई हमें इसके आगे भी कोई मिनिमम वैल्यू मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जेड है, ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, 10 है, सी पॉइंट पर जेड की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिली, और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स, 0 मिली। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या मिली हमें जेड की, ये ओरिजिन पॉइंट वाली मिली, जेड इक्वल टू 0, यही मिनिमम है भाई, 10 10 10, इनमें से सबसे छोटी क्या है, 0 ही है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमल वैल्यू मिली क्या मिली, इन तीनों पॉइंट से 0 मिली। अब स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे हमें जो भी हमारे पॉइंट मिलेंगे उन पर x1 की वैल्यू भी बढ़ेगी और x2 की वैल्यू बढ़ेगी, x1 x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो उनका जो सम है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब जो सम मिलेगा वो ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा ही मिलेगा। किससे ज़्यादा मिलेगा, 10 से ज़्यादा ही मिलेगा भाई, x1 भी बड़ा होगा x2 भी बड़ा होगा तो दोनों का सम भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम इस रीजन में जाएंगे जो भी हमें पॉइंट मिलेंगे उनकी वैल्यू पर z की वैल्यू क्या होगी, 10 से ज़्यादा होगी। तो जबकि हमें यहाँ पे बताना है मिनिमम z,
तो यहाँ पे 0 से तो क्या मिलेगी, वो वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी, मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा एलपीपी का वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो रीजन पता करके, जो हमारा कॉमन रीजन है, जो फिजिबल रीजन है, वो पता करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड मिल रहा है या फिर हमें कुछ पॉइंट जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है उसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिमम केस में इसका सॉल्यूशन हमें कैसा मिल जाएगा, यूनिक मिल जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा या फिर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है उस केस में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।